तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर नागराज की स्टोरी लेके आया हूँ। दुश्मन नागराज, यह आतंक का पार्ट 2 है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। वेदाचारी भविष्य धाम में पानी की समस्या को हल करने के लिए राज ने बोरिंग कराई और बोरिंग के पाइप में से हंकारा नाम का एक राक्षस भी खींच आया। नागराज ने उसका मुकाबला किया तो हंकारा ने जादुई शक्तियों से स्कूल की इमारत को जीवित कर दिया और बोरिंग मशीन लेकर जंगल की तरफ भाग गया। नागराज ने भवन जीव को परास्त कर दिया और हंकारा के पीछे पीछे जंगल में जा पहुंचा। उधर राजनगर में ध्रुव ने दो गहने चोरों के लुटेरों को पीछा किया, लेकिन लुटेरे नदी में कूद गए। एक लुटेरा पकड़ा गया, लेकिन दूसरा लुटेरा जादुई जल के संपर्क में आकर राक्षस बन गया। ध्रुव से ने उनका मुकाबला किया और आखिरकार दो भंवरों ने ध्रुव और राक्षस छिछड़े को निगल लिया। भंवरे दोनों को स्वर्ण नगरी में ले गई, जहां पर ध्रुव को जादुई पाताल नगरी का रहस्य पता चला। नगरी को हंकारा के मालिक राक्षस विभुषु ने बनवाया था और नगरी में पैर रखने वाला हर देव या इंसान राक्षस बन जाता था। लेकिन देवों ने नगरी को मंत्रित जल से भरकर विभुषु के आतंक को खत्म कर दिया। वही मंत्रित जल निकलने से हंकारा आज़ाद हो गया था। विभुषु भी आज़ाद हो रहा था। नागराज से जंगल में निपटने में विफल रहने के कारण हंकारा ने भूमिगत पाताल नगरी में भागने की ठानी और नागराज को भी अपने साथ खींचने लगा। इसी समय धनंजय और ध्रुव भी वहां आ पहुंचे और धनंजय स्वर्णपाश के जरिए नागराज को अपनी तरफ खींचने लगा। दोनों तरफ जादुई खिंचाव होने के कारण नागराज दो अलग अलग नागराजों में बंट गया। एक स्वर्णपाश में बंधा रह गया और लेकिन दूसरा पाताल नगरी में खिंचता चला गया। अब आगे नागराज दो भागों में विभाजित हो गया है। हमको पाताल नगरी में जा रहे नागराज को ऊपर खींचना होगा, वरना नागराज फिर कभी एक नहीं हो पाएगा। तभी इस नागराज ने मेरे हाथ को जकड़ लिया है। यह मुझको भी अपने साथ पाताल नगरी में खींचना चाहता है। यानी ये वाला नागराज पाताल नगरी के जादुई प्रभाव में आ गया है। तुम्हारा हाथ इससे छुड़ाना होगा, वरना तुम भी इसके साथ पाताल नगरी पहुँच जाओगे। मैं इस पर अपने ध्वंसक सर्पों का वार करके तुम्हारा हाथ छुड़ा देता हूँ। अरे ध्वंसक सर्प क्यों नहीं निकल रहे हैं? मैं स्वर्णपाश की मदद से तुम्हारा हाथ आज़ाद करा देता हूँ। इस नागराज की शक्ति के साथ पाताल नगरी की राक्षसी शक्ति भी जुड़ गई है, इसलिए मेरा पास भी इसको नहीं रोक पा रहा है और मैं अंदर खिंचता जा रहा हूँ। अब जो कुछ भी करना है वो मुझे ही करना होगा। भाग्यवश इस नागराज ने मेरा हाथ मेरे ब्रेसलेट के ऊपर से पकड़ा हुआ है। अगर मैं इस ब्रेसलेट को खोल दूं तो इसके ऊपर टिका हुआ नागराज का हाथ फिसल जाएगा और मेरा हाथ आज़ाद हो जाएगा। शुक्र है ध्रुव, आखिरकार तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके ही आज़ाद हुए। लेकिन तुम्हारी तबीयत कैसी है नागराज? कैसा महसूस कर रहे हो तुम? मुझे तो कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है। चिंता की बात सिर्फ यही है कि ध्वंसक सर्प मेरे बुलाने पर भी मेरे शरीर से नहीं निकले। कहीं दूसरा नागराज तुम्हारी शक्तियाँ भी तो नहीं ले गया है? जरा चेक तो करना कि अभी कौन कौन सी शक्तियाँ तुम्हारे पास है। मैं फूंकार तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन विष की तरल फुहार नहीं छोड़ पा रहा हूँ। किसी भी सतह पर हाथ चिपका कर तो चढ़ सकता हूँ, लेकिन नाग रस्सी मेरी कलाई से नहीं निकल रही है। हालांकि सर्पों को दूसरे रूप में मैं छोड़ सकता हूँ और मैं अपने शरीर को इच्छाधारी कणों में नहीं बदल पा रहा हूँ। कई खास सर्प भी मेरे शरीर में नहीं है, जैसे सोडांगी, लेकिन शीतनाग कुमार मेरे शरीर में अभी भी है। वो तो तुम्हारी बाकी शक्तियाँ कहाँ गई? वे जरूर उस दूसरे नागराज के पास है जो पाताल नगरी में खींच गया है। यानी सिर्फ नागराज ही दो भागों में नहीं बटा है, इसकी शक्तियाँ भी दो भागों में बट गई है। अब न जाने क्या गुल खिलाएंगी इसकी दूसरे शरीर की शक्तियाँ। दूसरे नागराज की शक्तियाँ अभी से गुल खिला रही थी पाताल नगरी में। सब झुक जाओ मेरे सामने। नागराज के सामने खड़े रहने की जरूरत कैसे हुई तुम कीड़ों की? ओफ, झुक जाओ। हम सिर्फ रक्षराज के सामने झुकते हैं और रक्षराज वही होता है जिसके हाथ में श्रृंगी भाल हो। बता कहाँ है श्रृंगी भाल? उधर है। ये तो किस मुसीबत को यहाँ खींच लाया हंकारा। मुझे इससे बचने का यही एक रास्ता समझ में आया। अब मुझसे बचने का रास्ता सोच मूर्ख। पहले श्रृंगी भाल को तो बचाइए रक्षराज। आज पहली बार किसी ऐसे राक्षस को देख रहा हूँ जिसमें उस श्रृंगी भाल को उठा सकने की क्षमता है, जिसे अब तक सिर्फ आप ही उठा सकते थे। ये ठीक कहा तूने। श्रृंगी भाल जब मेरे हाथ में होगा तो ये अपने आप मेरा गुलाम बन जाएगा। लेकिन ये कैसी महक है जो मेरा दम घोटे दे रही है। जहरीली महक लगती है। मेरे रास्ते पर क्यों दौड़ा जा रहा है? हट जा मेरे रास्ते से।
यह तो सीधा सरंगी भाल की तरफ दौड़ा जा रहा है, इसको रोकना होगा। ओह, फर्श उछालकर मुझे पीछे फेंक रहा है। यह तेरा काम है, तू मुझे रोक रहा है। कौन है तू? मैं तेरा मालिक हूँ, तेरा राजा। वैसे तो हर राक्षस बनने वाला अपने आप ही मेरी शक्ति को महसूस करके विभुत्सु को रक्षराज मान लेता है, लेकिन लेकिन तुझे जरा ज़्यादा अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। ऐसे समझना तो तुझे है विभत्सु, और वह यह कि नागराज के रहते कोई दूसरा राजा बन नहीं सकता। तू शक्तिशाली जरूर है नागराज, और पताल नगरी के कारण तुझ में राक्षसी गुण भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी यह मेरी नगरी है, मेरा गढ़। तू यहाँ पर मुझको चुनौती नहीं दे सकता। ओह, इसके जादुई बादल के कारण भारी भारी खंभे पिस्टन की तरह चल रहे हैं, हवा में उठकर मेरे शरीर पर गिरकर मुझे दबा रहे हैं। मैं इच्छाधारी कणों में बदलकर आज़ाद हो सकता हूँ, लेकिन फिलहाल ज़्यादा जरूरी है विभुत्सु का श्रृंगी भाल तक पहुँचने से रोकना। इस भवन का यह हिस्सा उन 3 खंभों पर टिका है। अगर ये खंभे नहीं रहेंगे तो भवन की छत भी जमीन से आ मिलेगी। इस भवन के साथ साथ विभुत्सु भी धूल में मिल जाएगा, और फिर मुझे चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा। नागराज बन गया है रक्षराज। नहीं, तू नागराज है और नागराज ही रहेगा। तू तू बच गया। अब कोई जादू नहीं, कोई सर्प शक्ति नहीं। अब मैं तेरे शरीर को अपने वारों से तोड़ डालूंगा। मर जाएगा तू। जिंदा रहना चाहता है तो बता, श्रृंगी भाल कहाँ है? दे दे श्रृंगी भाल मुझको। वह रहा, श्रृंगी भाल ले लो उसे। अब तू मेरा गुलाम है, सब मेरे गुलाम है। हाँ रक्षराज, पूरी नगरी आपकी गुलाम है, लेकिन तुम मेरे गुलाम हो। तू श्रृंगी भाल नहीं पहचानता था, इसलिए मैंने तुझको दूसरा दंड दिखा दिया था। असली श्रृंगी भाल तो यह है। बधाई हो रक्षराज, आखिर आपने नागराज को गुलाम बना ही लिया। हाँ, लेकिन छल से, वरना यह तो मेरी हड्डियों के साथ साथ इस नगरी को भी तोड़ डालता। इसको तो मैं बाहरी दुनिया में आतंक फैलाने के लिए भेजूंगा। ओह, अकेले इसने ही इतना विनाश फैला डाला। अगर ये 2 भागों में न बढ़ गया होता तो फिर क्या होता? प्रलय? दूसरा भाग? ये क्या बकवास कर रहा है तू? यानी आपको पूरी कहानी का पता नहीं है? सुनिए, हंकारा विभुत्सु को पूरी कहानी सुनाता चला गया। ओह, देव मानव की जोड़ी, वे तो सटपात के साथ लड़ रहे थे, यानी उन्होंने सटपात को खत्म कर दिया। खतरा है, उन तीनों को मरना होगा। वे तीनों इस जंगल से बाहर जिंदा नहीं जाएंगे। पाताल नगरी के ऊपर मेरा अपने दूसरे भाग से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। दूसरा नागराज अब तक ऊपर भी नहीं आया। इंतजार करना बेकार है। हमको यह भूलना नहीं चाहिए कि हम पाताल नगरी के ठीक ऊपर खड़े हैं। विभुत्सु कभी भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, लेकिन नागराज का क्या होगा? उसके दूसरे भाग का और उसकी खोई शक्तियों का क्या होगा? मैं देवों की सेना लेकर वापस आऊँगा और इस पाताल नगरी को नष्ट कर दूंगा। तब नागराज अपने आप ही आज़ाद हो जाएगा और उसके दोनों भाग आपस में मिल सकेंगे। अब आओ। लेकिन तीनों द्वार में घुस नहीं पाए। अरे अरे, हमको पकड़ कर वापस कौन घसीट रहा है? ये तो पेड़ की जड़ें हैं। पेड़ की जड़ें तो सिर्फ मेरे अंग हैं। वैसे कीचड़ के शरीर में और भी बहुत कुछ है। ओह, मंत्रित जल के कीचड़ और जल को पिए हुए पेड़ों के मेल से बना एक प्राणी। लेकिन ये हमको क्यों मारना चाहता है? ये नहीं, विभुत्सु हमको मारना चाहता है। ये कीचड़ उसी की उपज है। ये तो हमको अजगर की कुंडली की तरह अपनी शाखाओं में लपेट रहा है, और मेरे पास आज़ाद होने के लिए इच्छाधारी शक्ति तक नहीं है। अस्त्र के नाम पर मेरे पास सिर्फ स्वर्ण पास है, जिसका असर कीचड़ पर तो होने से रहा। द्वार भी छोटा होकर बंद होता जा रहा है, वरना मैं मदद यहीं पर मांग सकता था। क्या कोई दूसरा देव ऐसा द्वार बनकर नहीं आ सकता? ऐसा कर सकने वाला यंत्र स्वर्ण नगरी में सिर्फ एक ही है, जो फिलहाल मेरे पास है। स्वर्ण पास तो तुम्हारे नियंत्रण में है ना? उसके जरिए द्वार के पार से कोई शस्त्र मंगा लो। गुड आइडिया। तब तक मैं हम सबको कीचड़ से आज़ाद करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये सचमुच एक जीवित प्राणी है तो इसको दर्द का एहसास भी जरूर होगा। दर्जनों सर्पों के विष दंश और उनका विष इस पर असर जरूर करेगा। कीचड़ सचमुच तिलमिला उठा, और उसकी पकड़ ढीली होते ही हम आज़ाद हो गए। धन्यवाद नागराज। मेरा स्वर्ण पास द्वार के उस पार की स्वर्ण नगरी के से एक अस्त्र भी ले आया है, जो तीव्र उष्मा के गोले छोड़ता है। ये गोले कीचड़ के लकड़ी के अंगों को जला देंगे। वैसे भी इस पर नागराज के सर्प विष का असर अभी तक है। विष को मेरा तंत्र जड़ों द्वारा बाहर निकाल रहा है।
और मेरे अंदर भरा कीचड़ तेरी आँख को बुझा देगा। अब तेरा अस्त्र भी तेरे हाथों में नहीं रहेगा और कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र तू मंगा नहीं पाएगा, क्योंकि अब तेरा द्वार भी बंद हो चुका है। तो फिर तेरा अंत मेरे विष से होगा कीचड़। अब तेरे सांप ही मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनका विष तो मेरे अंदर पहुंचना दूर की बात है। अब बहुत हुआ ये खेल, मौत की घड़ियां गिननी शुरू कर दो तुम तीनों। ओह, ये हम पर मंत्रित कीचड़ की फुहार छोड़ रहा है और ये कीचड़ हमारे सारे शरीर पर फैलकर हमको ढक रही है। इस गीली और चिपचिपी कीचड़ को हटाने के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में हमारा दम घुटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कीचड़ हमारे मुंह और नाक को भी ढक चुकी है। ओह, अब तो कोई भी नाक शक्ति मेरे शरीर से नहीं निकल सकती। मंत्रित कीचड़ शरीर पर अजीब सा असर कर रही है, सारा शरीर शिथिल होता जा रहा है। ये कीचड़ शरीर पर से हटानी ही होगी। देखता रहे हंकारा, तीनों मरेंगे और तड़प तड़प कर मरेंगे। तुम क्या ढूंढ रहे हो ध्रुव? यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी मदद कर सके? तुम्हारा आग्नेयास्त्र वह यहीं कहीं पर गिरा था, मिल गया, लेकिन इससे होगा क्या ध्रुव? कीचड़ पर तो ये बेअसर है, लेकिन दूसरे पेड़ों पर तो असरदार है ना। तुमने तो जंगल में आग लगा दी ध्रुव, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इस आग में कूद पड़ो धनंजय नागराज। समझो कि ये आग भट्टी और हम उस भट्टी में पकने वाले मिट्टी के बर्तन। आग हमारे शरीर पर लिपटे कीचड़ को सुखाकर सख्त करेगी और सख्त परत एक ही वार से कड़कड़ा कर टूट जाएगी। कुछ ही पलों में तीनों कीचड़ के खोल से आज़ाद थे। पाताल नगरी में ये तो आज़ाद हो गए, कहीं ये कीचड़ को भी न खत्म कर दें। जल्दी ही कुछ सोचना होगा। मैं बताऊं, इस नागराज को उनसे निपटने के लिए बाहर भेज दो रक्षपति। मूर्ख धनंजय अपनी शक्तियों से दोनों नागराज को एक कर देगा, फिर हमारे हाथ लगा इकलौता नागराज भी जाता रहेगा। क्यों ना हम दोनों नागराजों के स्थान बदल दे। ऊपर वाला नागराज यहाँ बंदी रहेगा और हमारा नागराज इन दोनों को खत्म करने के बाद महानगरियों में विनाश फैलाएगा। और फिर जब ऊपर वाला नागराज भी हमारे वश में आ जाएगा तो हम दोनों नागराज को एक कर देंगे और फिर महाशक्तिशाली नागराज हमारा गुलाम होगा। ख्याल तो तेरा अच्छा है, ऐसे हमारे गुलाम नागराज को सही समय पर आराम से आतंक फैलाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि नागराज को सिर्फ नागराज ही रोक सकता है और नागराज तो हमारे कब्जे में रहेगा। लेकिन इस काम के लिए इन तीनों को अलग अलग करना होगा, ताकि बाकी दोनों हमारे काम में अड़चन न डाल सकें। और ऊपर कीचड़ भी हमारा पीछा करता हुआ जलते पेड़ों के इस घेरे के अंदर आ गया है, यानी अब इसके शरीर का कीचड़ भी वैसे ही सूख जाएगा जैसे हमारे शरीर का कीचड़। यानी इसका शरीर भी वैसे ही टूट जाएगा जैसे हमारे शरीर पर चढ़े कीचड़ के खोल। कीचड़ नष्ट हो गया, अब जो करना है जल्दी ही करना होगा। और अगले ही पल ऊपर जमीन में दरारें पैदा हो रही है। कीचड़ बना पानी दरारों से रिस कर नीचे जा रहा है, पर क्यों? जमीन के टुकड़े टूट कर नीचे जा रहे हैं। ओह, यह चाल हमको पाताल नगरी में खींचने की है। बचो इससे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पेड़ों पर लटक कर हम बच सकते हैं। मैं भी सर्प रस्सी छोड़ता हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया, सर्प रस्सी छोड़ने वाली शक्ति अब मेरे पास नहीं है। विभुत्सु भाग्यवश कामयाब हो गया था। नागराज गहराई में गिरता जा रहा था। स्टार लाइन को पकड़ लो नागराज। मैं भी स्वर्ण पास फेंक रहा हूँ और मैं भी दीवार से चिपकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ समझ पाने से पहले ऊपर वाला वह नागराज नीचे गिरता जा रहा था और राक्षस नागराज ऊपर चढ़ रहा था। ओह, आखिरकार तुम बच गए नागराज, वरना पाताल नगरी पहुंचकर न जाने तुम्हारा क्या हाल होता। मेरा हाल तो जो होना था वह हो चुका है। अब यह देखना है कि तुम दोनों का क्या हाल होता है। यह क्या कर रहे हो नागराज? सर्परस्सी यानी यह वो नागराज है जो पहले ही पाताल नगरी में जा गिरा था। इस पर राक्षसी शक्ति का प्रभाव आ गया है धनंजय। हाँ, और जादुई शक्ति से बनी इस रस्सी को न जाने हम तोड़ पाएंगे या नहीं। कोशिश करते रहो जब तक मैं महानगर को धूल में मिलाकर आता हूँ। दूसरा नागराज स्थिति को अच्छी तरह से समझ गया था। मैं अपने आप को पाताल नगरी पहुंचने से रोक नहीं सकता। नीचे पहुंचते ही पाताल नगरी की राक्षसी शक्तियाँ मुझ पर हावी हो जाएगी। मुझे बचने का यत्न करना ही होगा, पर कैसे एक शक्ति आजमाई जा सकती है, सम्मोहन शक्ति। इसके प्रयोग से राक्षसी शक्तियाँ मुझे मस्तिष्क के जरिए गुलाम नहीं बना पाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी ही आँखों में देखना होगा। और यहाँ पर एक ही चीज़ ऐसी है जो मुझे अपनी ही आँखें दिखा सके, मेरा बेल्ट का धातुई सांप। मैं अपने मस्तिष्क को आदेश देता हूं कि वह राक्षसी शक्तियों का हर संभव प्रतिरोध करेगा और उनको अपने आप पर हावी होने से रोके रखेगा। नागराज के नीचे पहुंचते ही, आ मेरे गुलाम आ।
झुककर पैर छू अपने मालिक के। शाबाश, मैं तुम्हारे पैर नहीं छू रहा विभुत्सु, बल्कि तुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा हूँ अपने सर्प छोड़कर। देख हाल अपनी पताल नगरी का। भवन गिर रहे हैं, धस रहे हैं, पर क्यों? मेरे सर्प पताल नगरी की नींव खोद रहे हैं। जल्दी ही तुम्हारी नगरी मिट्टी में मिल जाएगी विभुत्सु। यानी तू मेरे नियंत्रण में नहीं है, पर कैसे? सोच विभुत्सु, सोच। श्रृंगी भाल का स्पर्श होते ही तू मेरे वश में आ जाएगा नागराज। ऐसा है तो मैं यह खतरा उठाऊंगा ही नहीं। श्रृंगी भाल को तेरे हाथ में रहने ही नहीं दूंगा। पकड़ लो इसको, मैं इसको अपना गुलाम बना कर ही रहूँगा। नागराज की फुंकार छूटी और राक्षस बेहोश हो होकर गिर रहे हैं। यह नागराज तो पहले वाले से भी अधिक खतरनाक लगता है। इसको बंदी बनाने के लिए कोई नायाब तरीका सोचना होगा। इसके दिमाग में घुसकर इसकी शक्ति का राज जानना पड़ेगा। ओह, मुझको झटका क्यों लगा? शायद इसके दिमाग में कोई प्रतिरोधक शक्ति है। अब क्या करूं? कैसे रोकूं इस तूफान को? पताल नगरी बर्बाद हो रही है, इसकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी ही। आहा, हाँ, ये एक मानव है और मानव की कमजोरी होती है उसकी भावनाएं, दूसरों के प्रति उनका प्यार, जो हमारे अंदर नहीं होता। अभी इसको काबू में करने का नुस्खा लेकर आता हूँ। और कुछ ही पलों के बाद, रुक जा नागराज, वरना तेरे साथी का सिर्फ धड़ बचेगा। ध्रुव, तुम? मैं विवश था नागराज, इसलिए यह मुझे सतह से यहाँ लाने में सफल हो गया। ये कहानी भी 2 भागों में लेके आऊँगा, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। धन्यवाद।